हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक्स चैनल पर। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, क्लास 12 एग्रीकल्चर की जो चल रहा है सब्जेक्ट आपका है वो है पशुपालन। ठीक है, क्लास 12 एग्रीकल्चर है। आप देख रहे हैं वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। व्हाट्सअप नंबर है हमारा, देखिए 865041575957। तो बेटा आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो करते हैं अब बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत। देखो बेटा, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स इस वीडियो में हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखना। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है इसमें वो है कृषि में पशुपालन का महत्व। अब कृषि का मतलब ये है बेटा, जो भी खेती की जाती है, जो भी कृषि की जाती है उसमें पशुओं का क्या महत्व है। पशुपालन का मतलब है उसमें पशुओं का क्या महत्व है, ये आपको इसके अंतर्गत बताना है। ठीक है, तो समझो। देखो, भारत में कृषकों के लिए पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। ये बात तो आपको याद ही होनी चाहिए कि क्योंकि अपने भारत के अंदर जो कृषक हैं, जो खेती करने वाले लोग हैं, या कह सकते हो आप किसान हैं, तो किसानों के लिए पशुपालन क्या है, एक पशुपालन जो है एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। किसके लिए? किसानों के लिए, जो कृषक हैं उनके लिए। पशुपालन क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4% है तथा कृषि सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 26% का योगदान करता है। भारत में पशुओं की उपयोगिता खाद्य पदार्थ, देखो यहाँ पे इसको ध्यान से समझना। भारत में पशुओं की उपयोगिता खाद्य पदार्थ, चमड़ा, खाद, खरपतवार नियंत्रण, ठीक है, ये पूरा शब्द है, खरपतवार नियंत्रण, मनोरंजन तथा साथी पशु के रूप में है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। आप क्या लिखोगे? अगर आपकी हेडिंग एग्जाम में पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि कृषि में पशुपालन का क्या महत्व है, तो आपको बताना होगा कि भारत में कृषकों के लिए या भारत में किसानों के लिए पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। ठीक है, पहली लाइन आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपको बताना है कि पशुपालन क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4% तथा कृषि सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 26% का योगदान करता है। आगे लिखोगे, भारत में पशुओं की जो उपयोगिता खाद्य पदार्थ, जिनसे क्या मिलता है हमें और आपको? दूध, ठीक है, खाद्य पदार्थ मिलता है। इसके बाद उससे पशुओं से क्या मिलता है? चमड़ा मिलता है, ठीक, खाद्य पदार्थ है ये वाला शब्द हटा देना यहाँ से। इसके बाद है खरपतवार को नियंत्रण किया जा सकता है। किसके सहायता से? जानवरों की सहायता से, पशुओं की सहायता से। इसके बाद कुछ पशु होते हैं वो मनोरंजन कराते हैं तथा साथी पशु के रूप में है। इतनी बात आप लिख देना कृषि में पशुपालन के महत्व में। आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला जो पॉइंट है उसके पॉइंट के बारे में बेटा समझो। अगली हेडिंग आपसे पूछी जा सकती है कि साढ़ क्या होता है। देखो, ये आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ साढ़ क्या होता है। तो साढ़ क्या होता है समझो। देखो, साढ़ वह नर पशु है। एक तो बात आपके समझ में आ गई। पशुओं में भी क्या होता है? नर और मादा होता है। क्या होता है बेटा? नर और मादा। ठीक, तो एक बात आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, जो साढ़ होता है वो मादा कभी नहीं हो सकता। ये साढ़ है वो मादा कभी नहीं हो सकता। साढ़ हमेशा क्या होगा? नर होगा। ठीक है, तो इतनी बात तो आपके समझ में आ चुकी है कि साढ़ वह नर पशु होता है जिसकी नर प्रजनन ग्रंथियाँ क्रियाशील होती है। क्या होती है बेटा? जिसकी नर प्रजनन ग्रंथियां जो हैं वो एक्टिव होती हैं, क्रियाशील होती है। तो देखो क्या लिखोगे आप इसमें? लिखोगे साढ़ एक नर पशु होता है जिसकी नर प्रजनन ग्रंथियां कैसी होती हैं? क्रियाशील होती हैं। अब नर प्रजनन ग्रंथियां कौन सी हैं तो समझो। जैसे वृषण, क्या है? वृषण, टेस्टिस, शुक्र वाहिनियाँ तथा रक्त वाहिनियाँ, ये तीनों क्या होंगी? उसकी क्रियाशील होंगी, यानी एक्टिव होंगी। यह बात आप कह सकते हो।
यह 2.5 यानी 2.5 का मतलब यहाँ पे ये है कि ये 2.5 से 3 वर्ष की आयु से प्रजनन कार्य हेतु उपयोग में आने योग्य हो जाते हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि कोई भी मान लो पशु है, कोई भी पशु है, जैसे गाय लेते हैं और गाय का क्या है, बछड़ा है, गाय का बछड़ा है। अब मान लो इसकी एज गाय के बछड़े की हो गई 2.5 वर्ष से 3 वर्ष, ठीक है। तो आप सीधे सीधे ये आइडिया लगा सकते हो कि ये 2.5 से 3 वर्ष जो बछड़े की उम्र हो गई है तो बछड़ा आराम से प्रजनन के लिए तैयार हो चुका है, वो प्रजनन कार्य कर सकता है। इतनी बात आप समझ गए। अब आराम से आपके समझ में आ गया होगा कि साढ़ क्या होता है और उसके बारे में आप क्वेश्चन को अच्छे से बना के लिख भी दोगे। देखो एक बार फिर रिवाइज करा दे रहा हूँ, समझ लो बेटा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बार बार इस बता रहा हूँ। आप लिखोगे साढ़ एक नर पशु होता है जिसकी नर प्रजनन ग्रंथियाँ क्रियाशील होती है। यह 2 से 3 वर्ष या 2 से 3 वर्ष कर दो या 2.5 से 3 वर्ष कर दो, चलेगा आपका। यह 2.5 से 3 वर्ष की आयु में से प्रजनन कार्य हेतु उपयोग में आने योग्य हो जाते हैं। अब जो क्रियाशील की बात कर रहा है, प्रजनन ग्रंथियों की जो क्रियाशील की बात कर रहा है, वो कौन कौन सी क्रियाशील ग्रंथियां हैं वो आप बता देना कि वृषण, शुक्रवाहिनियाँ तथा रक्तवाहिनियाँ। अब आपके समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं आगे। अगली जो हेडिंग है हमारी वो है, देखिए, टिंजर साढ़। अगली हेडिंग क्या है बेटा, टीजर साढ़। तो आप समझिए टीजर साढ़ के बारे में। देखो एक एक लाइन को आपको ध्यान से समझना है। इसकी जो पीडीएफ है बेटा, पीडीएफ आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। तो पीडीएफ की आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसे आराम से ध्यान से समझिए और कोशिश करिए कि 2 से 3 बार आप वीडियो को देख लीजिए। आप वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन मेरी वीडियो में ही याद हो जाएंगे, अलग से आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बेटा जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि घर बैठे सभी बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। तो बेटा टीजर साढ़ क्या होता है समझो। देखो ऐसा साढ़ जिसकी शुक्रवाहिनियों को तेज कीटाणु रहित चाकू से काटकर बांध दिया जाता है। आप समझ गए। टीजर साढ़ का मतलब क्या होता है भाई, ऐसा साढ़ होता है जिसकी शुक्रवाहिनियाँ, जो शुक्रवाहिनियाँ होती हैं जिसमें शुक्राणु एक्टिव रहते हैं, तो शुक्रवाहिनियों को तेज कीटाणु रहित चाकू से काटकर बांध दिया जाता है अथवा ना काटकर केवल अस्थायी तौर पर गांठ बांधकर कार्य विहीन कर दिया जाता है। अब इस लाइन का मतलब ये है, जैसे कोई भी साढ़ है, कोई भी साढ़ है तो साढ़ के अंदर प्रजनन अंग आपने देखा क्या था, वृषण था, और वृषण के साथ साथ क्या था, आपकी शुक्रवाहिनी थी। ठीक, क्या था, शुक्रवाहिनी। अब मान लो जैसे टिंजर साढ़ है तो टिंजर साढ़ की जो शुक्रवाहिनी है, ठीक है, इस शुक्रवाहिनी को काट कर, एक नली होती है, शुक्रवाहिनी क्या है, एक प्रकार से समझ लो एक नली है इस प्रकार से, जिसमें शुक्राणु का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से इसको यहाँ से कट लगा दीजिए। शुक्रवाहिनी को जब यहाँ से कट लगा दोगे और काट के यहाँ पे गांठ एक लगा दोगे, बांध दोगे इसे, तो ये कार्य विहीन हो जाएगा, यानी तो ये फिर कार्य, प्रजनन जो कार्य है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, प्रजनन नहीं कर पाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे समझिए। आपने क्या समझा, आपने समझा कि ऐसा साढ़ जिसकी शुक्रवाहिनियों को तेज कीटाणु रहित चाकू से काटकर बांध दिया जाता है अथवा ना काटकर केवल अस्थायी तौर पर गांठ बांधकर कार्य विहीन कर दिया जाता है, उसे कार्य मुक्त कर दिया जाता है। कार्य विहीन का मतलब है उसे कार्य मुक्त कर दिया जाता है, किससे, प्रजनन से। जिसे गाय की साइलेंट हिट का पता लगाने के लिए झुंड में रखा जाता है, टीजर साढ़ कहते हैं। तो इतना सा आपको लिखना है टीजर साढ़ में। आगे समझो, इसकी रक्तवाहिनियाँ कार्यशील बनी रहती हैं। अब देखो 3 चीज़ें आपको बताई थी प्रजनन अंग के दौरान। ठीक, एक वृषण, दूसरा आपको शुक्रवाहिनी बताई थी और तीसरा बताई थी रक्तवाहिनी। ठीक है, तो जो रक्तवाहिनी है वो इसकी क्रियाशील बनी रहती है। ठीक है, कार्यशील बनी रहती है तथा वृष्टा रज्जु भी सुरक्षित रहती है। वृषण में शुक्राणु बनते रहते हैं लेकिन बाहर नहीं आते।
देखो बिरसड़ के अंदर जो शुक्राणु है, तो शुक्राणु तो लगातार बनते रहते हैं, लेकिन शुक्राणु बाहर नहीं आते। क्यों नहीं आते? जो बिरसड़ होता है, जैसे सपोज दैट, देखिए ये बिरसड़ है, ठीक। अब बिरसड़ से ही क्या निकलती है? शुक्रवाहिनी। क्या है? एक मान लो शुक्रवाहिनी नलिका है, ठीक। ये मान लो सपोज दैट शुक्रवाहिनी नलिका है। अब जब ये शुक्रवाहिनी नलिका को आप इस नलिका को काट दोगे और एक एक स्थान पे बांध दोगे, तो जाहिर सी बात है जो आपके टेस्टिस के अंदर जहाँ पे शुक्राणु यहाँ पे बन रहे हैं लगातार, वो शुक्राणु शुक्रवाहिनी नलिका से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। जब शुक्रवाहिनी नलिका से शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाएंगे तो ये जो साड़ होगा, ये जो प्रजनन नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? प्रजनन नहीं कर पाएगा। ये प्रजनन मुक्त हो जाएगा, ठीक है, प्रजनन मुक्त हो जाएगा। अब जब प्रजनन मुक्त हो जाएगा तो जब आपके पास मान लो गाय है, ठीक है, और गाय को जब आप लगवाना चाहोगे तो बेटा इससे गर्भ नहीं ठहरेगा, प्रजनन नहीं कर पाएगा ये, ठीक। इसका मतलब ये था। आगे समझो इसमें, आगे इसमें है देखिए, इसलिए यह गाय गर्भित नहीं कर सकता, ठीक, केवल ऋतुमयी गायों की जांच का पता लगाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पशुओं में दुग्ध ज्वर बीमारी होने के कारण। आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए जितने भी मेरे प्यारे बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी लोग लाइक करिए। लाइक करने से बेटा कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हम मोटिवेट होते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको वीडियो हमारे द्वारा बनाई गई है तो वो कितनी अच्छी लग रही है। अब जब आप अच्छे से लाइक करते रहोगे, वीडियो को शेयर करते रहोगे, तो बेटा हम भी आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। देखो अगली हेडिंग के बारे में समझो, काफ़ी अच्छी हेडिंग है। हेडिंग है आपकी पशुओं में दुग्ध ज्वर बीमारी होने के कारण। तो क्या कारण हैं जानने की हम कोशिश करते हैं। देखो पशुओं में दुग्ध ज्वर बीमारी होने के कारण जो हैं वो निम्न हैं। निम्न कारण कौन से हैं? पहला जो कारण है वो है रक्त में कैल्शियम की कमी। बेटा रक्त में कैल्शियम की कमी भी एक दुग्ध ज्वर बीमारी होने का कारण है। दूसरा पॉइंट है दूध का अधिक उत्पादन। थर्ड पॉइंट है रक्त में ग्लूकोज की कमी, यानी ब्लड में ग्लूकोज की कमी। चौथा जो कारण है वो है पैराथार्मोन की कमी। तो ये कमियां हैं। पशुओं में दुग्ध ज्वर बीमारी होने के निम्न कारण पूछे थे, तो ये 4 कारण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला समझते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? देखिए अगला जो टॉपिक आपका आया है ये काफ़ी अच्छा टॉपिक आया है, इसको आराम से समझने की आप कोशिश करना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई साइलेज से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो साइलेज है इस साइलेज से आप क्या समझते हो। तो समझो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप आराम से समझना। यहाँ पे समझो, देखो मक्का, ज्वार तथा जई आदि की फसलों को हरी अवस्था अथवा फूल आने की अवस्था में खेत से काटकर, कहाँ से? खेत से काटकर, चारा काटने की मशीन से कुट्टी काटकर गड्ढा, साइलो अथवा टावर साइलो में सुरक्षित रूप से दबाकर संरक्षित किए हुए चारे को साइलेज कहते हैं। यहाँ पे समझो। अब मैं आपको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा, उसको आप समझिए। देखो बेटा यहाँ पे समझो, ठीक। मान लो आप एक किसान हो, ठीक है, और आपका ये वाला जो है वो खेत है, ये खेत है, ठीक है। उसमें मान लो आपने मक्का है, चरी है, या कुछ भी और भी आपने बो दिया है, ठीक है। ये आपकी फसल है और ये फसल कुछ टाइम बाद थोड़ी क्या होती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है, बड़ी हो जाती है। और मक्का और जो चरी है वो बिल्कुल कैसी होगी, हरी होगी, या फिर पकने के कगार पे होगी, फूल वाली स्टेज होगी, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ अपने खेत से इन दोनों को इस अवस्था में काट लेना है। जब बड़ी हो जाए तो हरी हो, या फिर फूल वाली स्टेज है उस पर देखो, हरी तो शुरू से लेकर लास्ट तक रहती है फसल, थोड़ी जब बड़े हो जाए पौधे तो आप काट लो। जब इसे काट लोगे आप
तो आप किसी भी मशीन के सहायता से, किसकी सहायता से, मशीन की सहायता से इसकी कुट्टी बनवा लो। क्या बनवा लो? कुट्टी बनवा लो। ठीक है, जब इसकी आप कुट्टी बनवा लोगे, महीन महीन कुट्टी इस चारे की बनवा लोगे, तो आप इसको किसी गहरे गड्ढे में आराम से दबा दीजिए। ठीक है, जब दबा दोगे तो इसको क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे साइलेज। आगे थोड़ा सा समझिए और समझिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो यहाँ आपसे यही बात कही जा रही थी, मक्का ज्वार जई, मक्का ज्वार जई ये क्रॉप हैं, मक्का ज्वार जई आदि की फसलों को हरी अवस्था यानी हरी स्टेज अथवा फूल आने वाली जो स्टेज होती है वो, उसमें खेत से काटकर चारा काटने वाली जो मशीन होती है उससे कुट्टी काटकर गड्ढा साइलो अथवा टावर साइलो में सुरक्षित रूप से दबाकर संरक्षित का मतलब होता है इकट्ठा, तो संरक्षित किए हुए चारे को साइलेज कहते हैं। इस दबाकर संरक्षित किए हुए चारे में हरे चारे के सभी पोषक तत्व तो मौजूद रहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखना। ये कहा जा रहा है आपसे, इस दबाकर इसे जब दबाओगे तो संरक्षित किए हुए चारे में जो भी चारा आप संरक्षित करोगे, जो भी चारा आप इकट्ठा करोगे, तो उस चारे में, उस हरे चारे के अंदर सभी पोषक तत्व जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। ऐसे समय में पशुओं को खिलाया जाता है, इसे ऐसे समय में पशुओं को खिलाया जाता है जब हरे चारे की कमी हो जाती है। ठीक, जब हरे चारे की सीजन समाप्त हो जाती है, हरे चारे की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप इस साइलेज का अच्छे से उपयोग कर सकते हो। तो साइलेज क्या होता है इसके बारे में आप समझ गए होंगे। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम समझेंगे साइलेज बनाने की विधियाँ। तो देखो, साइलेज बनाने की जो विधियाँ हैं उन विधियों को भी आपको समझना होगा। समझो साइलेज बनाने की विधियाँ। तो साइलेज बनाने की विधियाँ निम्न हैं। फर्स्ट विधि की बात करें तो चारे का चयन। सबसे पहली कंडीशन है सिलेक्शन ऑफ फॉरेजेस, यानी चारे का चयन। चारे का चयन कैसे करोगे समझो। देखो, इसके लिए उच्च कार्बोहाइड्रेट में ये देखना है कि इसका जो प्रतिशत है वो 30% से अधिक हो वाले चारे जैसे ज्वार, मक्का, जई आदि का चयन करते हैं। यहाँ पे भी देखो 3 क्रॉप, वही क्रॉप ली हैं, ज्वार, मक्का, जई आदि का चयन करते हैं। अब चारा फूल आने के समय या डफ अवस्था में काटा जाता है। अब जैसे ही इस पे ज्वार पे, मक्का पे, जई पे जब फूल वाली आने वाली जो कंडीशन है उसी समय इस चारे को काट लिया जाता है। घास को फूल आने की प्रारंभिक अवस्था में काटते हैं। चारे में अधिक नमी होने पर समुचित परिरक्षकों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला जो साइलेज बनाने की विधि थी वो थी चारे का चयन। चलो, यहाँ पे आपको चारे का चयन करना था कि कौन कौन से चारा जो होता है वो साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त रहता है। तो ये बात आपको पता लग गई। अब जब आप चारे का चयन कर ही लोगे तो भैया, जब चारे का चयन कर लोगे, जब चारे को काट लोगे, तो अब आपका अगला जो काम होगा वो होगा कुट्टी काटना। ठीक है, समझो इसे। देखो, इन साइलिंग के पूर्व चारे की कुट्टी काट ली जाती है। कुट्टी की लंबाई जितनी कम होगी साइलेज की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। ये नहीं है, देखिए, इसलिए कोई भी मशीन जो होती है जो चारे की कुट्टी काटेगी वो चारे को बिल्कुल ऐसे इतना महीन काटेगी, महीन, जिससे कि जानवर का जो स्वाद है, जानवरों का स्वाद है वो बहुत ही बेहतरीन होगा। और जो साइलेज है वो की प्रक्रिया है बनने की वो भी काफ़ी अच्छी होगी। इसके बाद इसमें दाना चोकर जो भी मिलाओगे वो बहुत अच्छे से मिलाया जा सकता है पशुओं के लिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि महीन काटोगे कुट्टी के लिए। अगली जो हेडिंग है आपकी वो समझिए। देखो, अब आपका जो काम है वो है साइलों में भरना। किसे भरना? जो आप इस कुट्टी को काट रहे हो, छोटी महीन कुट्टी को काट रहे हो, कुट्टी के रूप में काट रहे हो, उसको अब क्या करना है? साइलों में भरना है। अब साइलो क्या है, चलो इसके बारे में समझना है। साइलों में कैसे भरोगे इसके बारे में समझो। देखो, साइलों में कुट्टी को जल्दी तुरंत भर देना चाहिए तथा साइलों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। साइलों में चारा दबाकर भरना चाहिए ताकि उसमें हवा न रह जाए। साइलों को बंद करते समय उसके ऊपर पॉलीथीन की परत बिछा देनी चाहिए, फिर मिट्टी की परत रखनी चाहिए। देखो, जो भी आपका गड्ढा है ना, मान लो ये गड्ढा है, तो इस गड्ढे में आप क्या करोगे? अब जो कुट्टी आपने
काटी थी महीन महीन, उस कुट्टी को इस गड्ढे के अंदर आप दबाओगे। ठीक है, और दबाओगे कैसे? देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि साइलों में कुट्टी को जल्द जल्द भरना चाहिए, जल्दी जल्दी तुरंत भर देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद साइलों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। अब मान लो गड्ढा है तो इसे ऊपर से आप तुरंत इसे लॉक कर दो, बंद कर देना चाहिए। और जब इस गड्ढे के अंदर जो चारा है, जो कुट्टी है, उसे आप डालोगे, ठीक है, तो साइलों में इसे जब कुट्टी डालोगे तो दबा दबा कर भरना है इसे, ठूस ठूस कर। कहने का मतलब ये है दबा दबा कर इसमें भरना है, ताकि इसमें जो बाहरी हवा है वो प्रवेश ना कर पाए। साइलों को बंद करते समय उसके ऊपर पॉलीथीन की, यहाँ पे इसके ऊपर जब बंद करो तो पॉलीथीन की परत बिछा दो, फिर मिट्टी की परत इसके ऊपर से रखनी होगी, डाल दो। ठीक है, तो ये था साइलों में कुट्टी को भरना। अब क्या करोगे? अब जो आपका जो प्रोसेस है, अब तो भाई क्या होगा, जब सीजन समाप्त हो जाएगी हरे चारे की, तो हरे चारे की कमी पड़ेगी। जब हरे चारे की कमी पड़ेगी तो जानवरों को खिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? साइलेज को निकालना भी तो पड़ेगा। अब निकालोगे कब? तो समझो, देखो लगभग 45 दिन में साइलेज बनकर तैयार हो जाता है। तो ये बात आपके दिमाग में हमेशा बनी रहनी चाहिए कि जो साइलेज बनने के प्रोसेस है वो लगभग 45 डेज में पूरी हो जाती है। कितनी होती है? 45 दिन में कंप्लीट हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी गड्ढे में साइलेज बनाने के लिए आपने 10 दिन का वेट करा और 10 दिन के बाद आप उसमें से चारा निकालने लगे, तो वो साइलेज बनके पूर्ण रूप से तैयार नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे समझिए, उसके बाद कितने दिनों के बाद? 45 दिनों में साइलेज बनकर जो है वो तैयार हो जाता है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार साइलेज निकालकर पशुओं को खिलाया जा सकता है। अब आपके पास मान लो 1 पशु है, 2 पशु हैं, 4 पशु हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनकी खपत के अनुसार रोजाना साइलेज कितना निकालेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार साइलेज को निकाल सकते हैं। अब साइलेज निकालते समय निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। अब वो कौन कौन सी सावधानी है उनको भी समझो। तो देखो, सावधानी नंबर 1 पहले क्या है? देखो, साइलों के ऊपर परत को यथावत रहने देना चाहिए तथा कम से कम छेद बनाकर साइलेज निकालना चाहिए। समझ गए? यानी जो आपका जो साइलेज है उसके ऊपर जो परत थी, जो मिट्टी की परत आपने लगाई थी, जो पॉलीथीन रख के यहाँ पे मान लो पॉलीथीन से ढककर और मिट्टी की जो ऊपरी परत इस पॉलीथीन पे चढ़ा दी थी, ठीक है, आपको ये करना है कि इस पूरी को परत को नहीं हटाना है, पूरी पॉलीथीन को नहीं हटाना है और ना ही इस पूरी मिट्टी को हटाना है। आपको कहीं पे भी एक कट लगा दीजिए, अब छोटा सा, इसके माध्यम से आप साइलेज को आराम से निकाल लीजिए। कहीं पे भी कट लगा दीजिए, आप कहीं से भी कट लगा दीजिए और आराम से एक ही स्थान से कम छेद के माध्यम से आप उस साइलेज को बाहर निकालते रहिए। अगला जो सावधानी है उसको समझिए आप। अगली सावधानी है कि साइलेज निकालने के पश्चात फिर छेद को बंद कर देना चाहिए। फिर साइलेज निकालते समय बार बार यह सावधानी रखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मान लो किसी भी गड्ढे से, ऐसा ना हो, ये देखिए पॉलीथीन थी आपकी और फिर आपकी मिट्टी की इसके ऊपर परत चढ़ा दी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप साइलेज निकालने जा रहे हैं तो यहाँ पे तो आपने कट मार दिया और कट मारने के बाद साइलेज आपने इसके अंदर से निकाल लिया। क्या करा? साइलेज निकाल लिया। और जब इस गड्ढे के अंदर से यहाँ पे कट मार के आपने ये साइलेज जब निकाल लिया और निकालने के बाद आप घर ले आए और इस वाले कट को आप खुला छोड़ दिया, तो ये वाला पोर्शन है वो खुला नहीं छोड़ना है। आपको रोजाना के रोजाना इसे ज़रूरत के अनुसार ओपन करना है और ओपन करने के बाद जैसे ही साइलेज को निकाल लोगे तुरंत इसे ऊपर से बंद कर देना है। तो ये सावधानी विशेष तौर पे आपको बरतनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट। अब अच्छा, ये तो सारे प्रोसेस आप समझ गए, लेकिन जो अगली हेडिंग है वो है साइलेज, अच्छी साइलेज की पहचान। आप कैसे करोगे कि हमारी जो हमने जिस कुट्टी को हमने साइलेज के रूप में यूज कर रहे हैं वो साइलेज अच्छी बनी है या नहीं बनी है। आप उसका जो कैसे पता लगाओगे, कोई भी साइलेज है वो अच्छी बनी है नहीं बनी है, आप कैसे पता लगाओगे? तो उसके बारे में समझो। देखो, अच्छी साइलेज का रंग चमकदार होता है। जब मान लो अच्छी साइलेज बन के तैयार हो जाएगी तो आपको ये ऐसे करके पता लगाना है कि अच्छी साइलेज का जो रंग है वो कैसा होगा? चमकदार होगा। परंतु यदि साइलेज ठीक से दबा नहीं होगा तो उसकी गुणवत्ता औसत या खराब किस्म की होगी। ऐसे में इसका रंग भूरा
और मटमैला होगा। तो ये भी समझ गए आप अच्छी साइलेज की पहचान। अब हम बेटा इसमें समझेंगे साइलेज से लाभ। साइलेज से लाभ क्या है? तो साइलेज से लाभ क्या है समझिए आप। हेडिंग आपकी यही है कि साइलेज से क्या लाभ है। तो सबसे पहले आप हेडिंग को समझिए। साइलेज बनाने के निम्न लाभ हैं, इस प्रकार से आप बताओगे। पहला है हरे चारे की वर्ष भर उपलब्धता। सेकंड है आसान तकनीक तथा कम स्थान की जरूरत। थर्ड हेडिंग है पौष्टिकता सुरक्षित। और फोर्थ हेडिंग है कम समय तक खेत का इस्तेमाल। तो ये तो है साइलेज बनाने के लाभ। तो एक एक पॉइंट को हम बारीकी से समझते हैं। देखो बेटा इसमें पहली हेडिंग है हरे चारे की वर्ष भर उपलब्धता। कैसे वर्ष भर उपलब्धता है उसको भी समझो। देखो हरे चारे रबी तथा खरीफ के मौसम में ही तैयार होते हैं। जो हरा चारा है पशुओं के लिए वो किस मौसम में तैयार होता है? वो रबी की फसल के समय और खरीफ की फसल के समय तैयार होता है। वर्ष के शेष माह में साइलेज तैयार करके हरे चारे की उपलब्धता की निरंतरता बनाई जा सकती है। तो ये हरे चारे की वर्ष भर उपलब्धता ये वर्ष भर पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में दिया जा सकता है। जैसे चारा जिस समय है, रबी की फसल के समय है, खरीफ की फसल के समय है, तो आप हरा चारा खिलाइए। उसके बाद आपने जब शेष दिन आपके बचेंगे वर्ष भर में, तो आपने साइलेज तैयार कर लिया है। उस साइलेज के माध्यम से जानवरों को जो भोजन है वो प्रोवाइड आप कराते रहिए। चलिए अगली हेडिंग समझिए आप। अगली हेडिंग है आपकी आसान तकनीक तथा कम स्थान की जरूरत। समझो, देखो सूखे चारे की अपेक्षा साइलेज बनाने के प्रयुक्त साइलो काफ़ी कम स्थान घेरते हैं। यह तकनीक काफ़ी आसान एवं सस्ती है। यह हेक की अपेक्षा आसान है तथा वर्षा ऋतु में भी चारा क्या है संरक्षण संभव है। तो ये था। अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट है इसमें वो है बेटा पौष्टिकता की सुरक्षित, यानी जो पौष्टिकता है उसकी सुरक्षा। देखो साइलेज में चारे का रसीलापन एवं पौष्टिकता यथावत बनी रहती है। यानी जो हरे चारे की पौष्टिकता थी जानवर पशुओं के लिए खिलाने की, वही पौष्टिकता जो है वो साइलेज में भी बनी रहती है। ठीक है, जैसे चारे का रसीलापन है एवं पौष्टिकता देखो यथावत बनी रहती है, वो नष्ट नहीं होती। साइलेज बनाने की प्रक्रिया में चारे में कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। तो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उसमें देखो जिसके द्वारा उसमें उपस्थित प्रोटीन क्या है, प्रोटीन, शर्करा एवं स्टार्च अधिक सरल अणुओं में विघटित हो जाता है, यानी टूट जाता है, जो पशुओं के लिए शीघ्र पाचक एवं अधिक उपयोगी हो जाता है। तो पौष्टिकता सुरक्षित रहेगी। अगला जो हेडिंग है आपका वो हेडिंग है कम समय तक खेत का इस्तेमाल। ठीक, साइलेज के लिए फसल को फूल लगने से पहले काट लेने के कारण अगली फसल की तैयारी के लिए समय भी मिल जाता है। जैसे मान लो आपकी कोई भी फसल इस खेत के अंदर है, ठीक है, अब वो फसल मान लो फूल चुकी है, तो उसको आप यहाँ से काट लीजिए, अपने खेत से काट लीजिए। और काट लेने के बाद ये देखिए आपका खेत जो है वो खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा तो इसमें भाई आप अगली फसल भी लगा सकते हो। तुरंत इसमें अगली फसल लगा दीजिए और इस जो आपके ज्वार मक्का जो भी आपकी जई थी इसको यहाँ से खेत से काट के बाहर निकाल लीजिए। जैसे ही इसे बाहर निकालना है तो जल्दी से इसका क्या करना है, साइलेज बना लीजिए, मशीन से इसकी कुट्टी कर लीजिए और इसे साइलेज बना लीजिए। किसी छोटे से स्थान पे यहाँ पे गड्ढा करके आराम से यहाँ पे साइलेज बना के आराम से पशुओं को चारे के रूप में आप दे सकते हैं। और ये खेत आपका खाली हो जाएगा, यहाँ से आप अगली फसल को आराम से लगा सकते हैं। तो भाई ये तो देख आपने पढ़े थे साइलेज से लाभ। अब हम समझेंगे साइलेज से हानियाँ क्या क्या हैं। तो साइलेज से हानियाँ भी समझेंगे। तो देखो अभी तक बेटा वीडियो को लाइक नहीं करा, बहुत गलत बात है। जितने भी मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हैं इस वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का देखिए टारगेट है वो आपका 150 लाइक का है बेटा, 150 लाइक। एक स्टूडेंट एक बार ही लाइक करेगा, ठीक है, और 150 बच्चे वीडियो को देखेंगे तो 150 बच्चे ही वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, देखते हैं आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। देखिए आपके लिए एजी के स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश हर वर्ष ये रहती है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सकूं। हर साल मैं एग्ज़ाम तक आपकी मदद करता हूं।
आप ये मत कहना कि आप मदद नहीं करते, आपकी एग्ज़ाम तक मदद की जाएगी। आप जैसा जैसा रिस्पॉन्स देंगे वैसा हम बेटा कार्य आपके लिए करते रहेंगे। तो जल्दी से जल्दी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। टारगेट इस वीडियो का 150 लाइक का है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चाहे आपको आपके फ्रेंड्स जो हैं उनको वीडियो को शेयर करने पड़े। हर स्टूडेंट अपने फ्रेंड को 5 फ्रेंड को इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए और बताइए कि ये वीडियो बहुत अच्छी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलेगा। चलिए करिए बेटा ये काम, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है साइलेज से हानियाँ। तो देखो साइलेज से हानियाँ क्या हैं समझो। देखो साइलेज बनाने के लिए अधिक तकनीकी ज्ञान, धन और श्रम की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप साइलेज को बना रहे हो तो साइलेज बनाने के लिए एक तो तकनीकी ज्ञान आपको पता होगा, तब आप सक्सेसफुल होगे। ठीक है, तकनीकी कर लो। जब तक इसकी साइलेज बनाने की टेक्निक नहीं पता तब तक आप साइलेज नहीं बना पाओगे। दूसरा, थोड़ा सा धन भी खर्च होगा, अगर आपके पास धन नहीं है तो भी आप नहीं बना सकते। इसके बाद थोड़ा सा इसमें परिश्रम भी करना पड़ेगा, यानी श्रम की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो आप अगर श्रम नहीं कर पाओगे तो भी नहीं। तो इसलिए साइलेज बनाने से यह हानि है कि भैया जिसे तकनीकी ज्ञान नहीं है, जिसके पास धन नहीं है या जो श्रम नहीं कर सकता, तो ये साइलेज नहीं बना सकता। ये साइड इफेक्ट है, इसका हानि है। दूसरा पॉइंट ये है कि साइलेज में ताज़ा चारे की अपेक्षा पौष्टिक मान में 25 से 30% की कमी आ जाती है। जैसे मान लो पौष्टिक, जब मान की हम बात कर ही रहे हैं तो समझो पौष्टिक मान लो जो हरा चारा है उसमें 80% है, हरे चारे में पौष्टिक मान है वो 80% है। लेकिन यही जब आप साइलेज बनाओगे तो ये लगभग 25 से 30% की कमी आ जाएगी और यही जो पौष्टिक मान है ये 50% के आसपास रह जाएगा 80% से। तो ये कमी है साइलेज बनाने की। थर्ड पॉइंट आपका ये है कि साइलेज में पानी की अधिक मात्रा रहने तथा हवा प्रवेश कर जाने के कारण उसमें दुर्गंध आ जाती है। आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि जो साइलेज है उसमें पानी की अधिक मात्रा, मान लो ये साइलेज है, यहाँ पे ये साइलेज आप बना रहे हो, गड्ढे के अंदर साइलेज है, ठीक। तो साइलेज में पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक होने के कारण, पानी की मात्रा की बात कर रहा है, पानी की मात्रा अधिक होने के कारण, ठीक है, पानी की मात्रा अधिक होने के कारण तथा इसमें क्या हो जाएगी? हवा प्रवेश कर जाएगी। किसमें? इस साइलेज वाले गड्ढे के अंदर। जब हवा प्रवेश कर जाएगी तो उसमें से क्या आने लगेगी? दुर्गंध आने लगेगी। दुर्गंध, इसका मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जो साइलेज बनेगा वो सड़ने लगेगा, तभी दुर्गंध आएगी, भड़क जाएगा, ठीक है, उसमें दुर्गंध आने लगेगी। धन एवं श्रम की हानि होगी, यानी आपका धन भी चला जाएगा और जो आप श्रम करोगे, जो परिश्रम आपने किया वो भी बर्बाद हो जाएगा तथा चारा भी बर्बाद हो जाता है। तो ये कंडीशन है, इसमें रिस्क है। इसको जब सारी बातें जिस भी इंसान को सारी बातें पता होनी चाहिए वही इसका यूज अच्छे से कर सकता है, आम आदमी इसका यूज अच्छे से नहीं कर सकता है। तो इसमें 3 पॉइंट मेन थे, जिसे तकनीकी ज्ञान है, जिसके पास थोड़ा सा धन है और जो श्रम भी कर सकता है। इन तीनों पॉइंटों को अच्छे से, जिसके पास ये अच्छे से यूज कर सकता है वो तो साइलेज आराम से बना लेगा। अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ की प्रॉब्लम है, कोई श्रम करना नहीं चाहा, जिसने लापरवाही से साइलेज बनाने की कोशिश की, या जिसने थोड़ा सा धन में भी थोड़ी सी कंजूसी कर ली, जैसे पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करा, वो सोच रहा मैं पैसे बचा लूँ, या फिर जिसके पास इस टेक्निक का ज्ञान नहीं है, तो वो साइलेज बनाने में असमर्थ हो जाएगा। जब असमर्थ हो जाएगा तो उसका पैसा भी थोड़ा खर्च होगा, वो भी चला जाएगा, श्रम भी खर्च हो, श्रम जो लगाया था उसने मेहनत की थी वो भी उसकी बर्बाद हो जाएगी, और हरा चारा तो बर्बाद हो ही जाएगा। तो बस बेटे, वीडियो आपको कैसी लगी जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बस बेटा, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।